नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। हॉट टॉक में लगातार हम तमाम तरह की बातों पर चर्चा करते हैं। आज चर्चा का विषय कुछ अलग है। आज चर्चा का विषय कोई राष्ट्रीय या राजनीतिक मुद्दा नहीं है। आज जो मुद्दा है वो इमोशनल मुद्दा है। और आज हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं सुशील पोद्दार जी, निधि पोद्दार जी। आप दोनों का भी स्वागत है। साथ ही हमेशा के तरीके मेरे सहयोगी राजा शर्मा। राजा भाई, आपका भी स्वागत है। थैंक यू। सुशील पोद्दार जी और निधि पोद्दार जी को आप पहले जब ब्लेज एक पुस्तक इन्होंने लिखी थी, उस पुस्तक के इंदौर में जब लोकार्पण हुआ था उस समय हम आपसे मुलाकात करवा चुके थे। अब इसका हिंदी संस्करण आया है। पुस्तक के मजमून के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे लगता है ठीक नहीं होगा। और पुस्तक का मजमून क्या, पुस्तक क्यों लिखना पड़ी, ये तमाम सारे कारण हैं जिन पर हम बात करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस बात को आगे बढ़ाएं। राजा भाई, कल हमने इस कार्यक्रम को अटेंड किया। इंदौर में इस पुस्तक का लोकार्पण हुआ। तमाम सारे शहर के वरिष्ठ लोग मौजूद थे। बहुत ही भावनात्मक कार्यक्रम था। हम जिस तरह के कार्यक्रम को अटेंड करते हैं उससे दिगर हटके कार्यक्रम था। क्या कहते हो? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा सुनील भैया कि एक माता पिता के साहस के पराक्रम को प्रणाम करना चाहिए। सही बात है। अभिनंदन करना चाहिए। विनम्रता से इनको बार बार इसलिए प्रणाम किया जाना चाहिए कि किसी भी जवान बच्चे की इस वेदना को, इस पीड़ा को, इस मानसिक मनोदशा को लिखित में मूर्त रूप देना, मैं ये कहूँगा आंसू सही बन जाते हैं, इंक बन जाते हैं। क्या बात, बहुत ही अच्छी बात है। आंसू जब सही बन जाते हैं तब ये सब चीज़ें लिखी जाती है। ये सामान्य बात नहीं है। सामान्य बात इसलिए नहीं है कि माँ, देखिए, माँ का कलेजा फट जाता है बच्चे की तस्वीर देख कर ही, और उसके बारे में आप लिखने की बात कर रहे हो। सही बात। ये बहुत मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज का विषय है। और ये जब डिवाइन ब्लेसिंग्स होती है ना, तब ऐसे काम होते हैं, ऐसे पुण्य प्रताप के काम होते हैं। मेरा ये मानना है। तुलसीदास जी ने लिखा है, जीवन मरण परण लाभ हानि यश अपयश विधि हाथ। ये सब विधाता के हाथ है, ये आपके और मेरे हाथ में नहीं। सही बात। कौन आपके घर में जन्म लेगा, कौन आपके गर्भ में जन्म लेगा, उसके जीवन की कितने दिन की सांसें रहेगी, वो कब तक आपके साथ रहेगा, कब आपसे वियोग विच्छेद हो जाएगा, ये तुलसीदास जी लिख चुके हैं। कि वो कितने दिन तक आपके साथ है, ये तुलसीदास जी लिख चुके हैं। तो दिव्यांश पे जो ये हकीकत लिखी गई है, ये दास्तान लिखी गई है। मैंने कुछ चूँकि कार्यक्रम को अटेंड किया तब मुझे समझ में आया कि ये कितना इमोशनल, कितना पर्सनल कनेक्ट का विषय है। तो मैं आप दोनों को प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ अहिल्या की देवी की नगरी में। आपके साहस को, मातृत्व को प्रणाम, पितृत्व को प्रणाम। सुशील जी, निधि जी, मतलब ये संवेदनाओं का विषय है, उसको संवेदनाओं के आधार पर बात की जानी चाहिए। मैं आपसे सीधे सीधे जानना चाहता हूँ, शुरुआत माँ से करता हूँ कि माँ के लिए तो बेटा जो है, बेटी जो है, कलेजे का टुकड़ा होती है। तो इतनी हिम्मत कैसे जुटा पाए कि इस वेदना को, इस सांसारिक जीवन के दुख देखने के बाद भी इसको आंसुओं को शाही में बदल दिया आपने? सबसे बड़ा रीजन यह था, कल भी मैंने बताया कि दिव्यांश इतनी तकलीफ में था, फिर भी मैं उसके बहुत उज्जवल भविष्य की कामना करती थी, उसके लिए बहुत सारे सपने देखती थी। और मुझे यकीन था कि वो कभी ना कभी उस सपने को पूरा करेगा। और मुझे लगता है दिव्यांश को भी पता था कि मेरी माँ ने जो मेरे लिए सोचा है मैं किसी तरीके से करूँ। इसलिए शायद बहुत अपनी तकलीफ़ों को वो बताता नहीं था, वो खुद में रह जाता था। आज मैं जब बहुत सारे लोगों को देखती हूँ जो इस बीमारी से जूझते हैं और छोटी छोटी बातों को बताते हैं मुझे, मैं कनेक्ट करती हूँ, तो मैं उनके पास जाती हूँ कि मैं शायद कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊँ। और जब वो बताते हैं कि मेरे साथ आज ऐसे हुआ, आज हॉस्पिटल में ये हुआ, तो मैं दिव्यांश को याद करती हूँ। और वो मैं यही सोचती हूँ कि उसने ये सब मुझे बताया क्यों नहीं, उसे भी तो सेम तरीके से गुजरना पड़ा था, उसी पेन से। लेकिन वो नहीं बता रहा था कि उसको अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना था, आशाओं को पूरा करना था। कि दिव्यांश चला गया तो सब खत्म हो जाना चाहिए था ना, कि जिसके लिए मैं सपने देख रही थी वो है नहीं, तो फिर किसी चीज़ का मतलब क्या है। लेकिन मुझे ये लगा कि जो मैंने उससे सोचा था, जो उम्मीद की थी, वो नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके लिए सपने देखना छोड़ दूं, तो ये नाइंसाफ़ी होगी कि मैं उससे उम्मीद कर रही थी। जो मैंने उम्मीद किया था वो मैं क्यों नहीं पूरा करूं। और बस ब्लेज इसी का एक रूप है जो आज आप लोगों के सामने है। सुशील जी, ब्लेज में किन चीज़ों का जिक्र किया गया है वो हमारे दर्शकों को बताइए। सीधी सीधी बात करते हैं।
ब्लेज में एक माँ अपने बेटे की कहानी सुनाती है। माँ अपने बेटे की कहानी क्यों सुनाती है, इस बात का भी ब्लेज में जिक्र है। उस बेटे में क्या था, किसी भी माँ के लिए बेटा उसका प्यारा होता है, लेकिन जब हम दोनों कहानी लिखने बैठे थे तो हम लोग अपने आप को कसौटी के तराजू में बार बार तौल रहे थे कि क्या कहानी लिखी जानी चाहिए, क्या ये ऐसी कहानी है जो पाठक पसंद करेंगे, पाठक तक ले जानी चाहिए, पर्सनल स्टोरी है। हमारे बेटे में क्या है, कैंसर से हजारों लाखों लोग मर रहे हैं, हमारे बेटे में क्या था जो अन्य पेशेंट से डिफरेंट था, एंड वी फाउंड, हमें लगा कि नहीं डिफरेंट है। वो लड़का, एक छोटा सा मैं वाक्य आपको शेयर करता हूँ। बहुत बड़े ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट हैं यूएस के, मैं नाम भूल गया हूँ उनका, उन्होंने ह्यूमन ब्रेन पर काम किया था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स पे, और उन्होंने ह्यूमन कॉन्शसनेस की बात कही। तो उन्होंने कहा कि कॉन्शसनेस में चेतना, बोले कि ह्यूमन कॉन्शसनेस का सबसे बड़ा कैरेक्टर क्या है, इट्स वेरी लाफेबल थिंग, कि वो उसके पास क्या होता है वो नहीं दिखता है उसको, क्या नहीं है वो बार बार साफ दिखता है। अब मेरी बात समझ रहे हैं? हमारी चेतना कॉन्शसनेस ऐसा हो गया है कि मेरे पास आज क्या है मुझे नहीं पता है, लेकिन क्या नहीं है मुझे दिख रहा है, ये नहीं है वो नहीं है। दिव्यांश में उस लेवल की अगर बात करें, उसे पता था कि उसके पास क्या है, वो इस चीज के लिए वॉकडाउन था ही नहीं कि मेरे पास क्या नहीं है। क्या कहीं से उसने मेरे अंदर में वो चेतना जगाई। उसने मेरे बेटे से, आज सुबह डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि आपके बेटे में आप लोगों का जीन है। तो मेरे मुंह से अचानक से निकल गया कि मुझे तो लगता है डॉक्टर साहब रिवर्स इंजीनियरिंग हो गई है। उस बेटे ने जीन को उल्टा करके मेरे में डाला। मैं ऑथर नहीं था, वो खुद राइटर था, तो मैं ऑथर बन गया। उसने अपने कॉन्शसनेस को ऐसा ट्यून कर दिया था कि उसके पास क्या था उसे दिखने लगा, उस प्रोसेस में मुझे भी दिखाने लगा। तो ये वही कहानी ब्लेज इसलिए लिखी गई है। और अब ब्लेज टाइटल की बात कर लें, क्योंकि आपको ये टाइटल ही बुक को एक्सप्लेन करता है क्यों मैंने कहानी लिखी है। ये ब्लेज मेरे दिव्यांश ने कविता लिखी थी, एक खास ओकेजन था, ट्रांसप्लांट के बाद जेरूसलम से वापस लौटा था। उसके टीचर ने बोला एक कविता लिखो फायर पे, एलिमेंट ऑफ लाइफ पे। उसने एक कविता लिखी ब्लेज पे, लेकिन ब्लेज पूरी कविता किताब में उद्धृत है लास्ट में। उसमें कहा है लास्ट में कि ब्लेज तो आग है, आग हो गई, आग से खाना बन गया, लाइट हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन भाई मेरे उस आग का क्या होगा जो आपके अंदर में जलनी चाहिए। क्या बात। उस पोएम का आप लास्ट में पढ़ें, लुक एट द फायर एंड यू रिकंडिल द फायर विद इन योरसेल्फ। उसकी बात करें, उस फायर को आप जलाओ। फायर आपको डिस्ट्रॉय करता है, फायर आपको बनाता भी है। ब्लेज वही कहानी है, ब्लेज बिल्कुल वही कहानी है। उसके अंदर जो फायर था, चाहे जिस तरीके से अपने लाइफ के मैं कैंसर बीमारी की बात नहीं करता हूँ, लाइफ में जो उसको चैलेंज आया था, जिस तरीके से उस चैलेंज को उसने फेस किया, और उस चैलेंज में जिस तरीके से उसने अपने आप को ढूंढा, तलाशा, तराशा, सेल्फ डिस्कवरी की, ही बिकेम अ पोएट। उसने बहुत सारी बात लिखी। कल डॉक्टर साहब बोल रहे थे, उसने एक ब्लॉग लिखा था कि आर यू हिंदू और मुस्लिम? आंसर, आई एम हंग्री। दिस वॉज अ चाइल्ड of 16 years old when he thought like this. He envisages, he conjures world to be religion free. तो इन बातों को ध्यान में रखकर ही हम लोगों ने इस कहानी को लिखी। तो जो मैं समझ पा रहा हूँ निधि पोद्दार और शोशल जी की बातों से कि ब्लेज दिव्यांश की एक दिव्य आत्मा बनने के उपरांत भी एक संजीवनी का काम कर रही है। ब्लेज एक संजीवनी बूटी हो चुकी है उन लोगों के लिए जो किसी न किसी वेदना से, मानसिक शारीरिक प्रताड़ना से गुजर रहे हैं। ये एक इंस्पायरिंग स्टोरी है। इंस्पायरिंग मैं जिसको हकीकत कहता हूँ, ये इंस्पायरिंग है क्योंकि उन्होंने उसको जिया है। तो मैं निधि मैडम के पास आता हूँ। घर के अंदर हर चीज़ें वो जहाँ दिव्यांश उठते थे, बैठते थे, रहते थे, खाते थे, स्नान, ध्यान, वो सब चीज़ें तो आपको इमोशनली टच करती होगी इन चीज़ों को लेकर कि ये दिव्यांश यहाँ जिंदा है, इस पे है। तो जब इसको आप एक एक चीज़ को जी रहे थे तो मुझे लगता है कि इमोशनली आपकी ये लेखन और मजबूत होता चला गया होगा। आपको सुनना अजीब लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि दिव्यांश के पेन में डूब के ही मैं अपने आप को कंप्लीट पाती हूँ जी। उसके बिना शायद मैं अपनी कल्पना भी नहीं कर सकती। और एक बेटे के जाने के बाद एक माँ ने जाना कि
पेन इतना खूबसूरत भी होता है और आपको वो प्योर कर देता है। मैंने दिव्यांश के लिए आप बुक पढ़ेंगे, अभी तो आपने पढ़ी नहीं है, तब जानेंगे कि मैंने ट्रीटमेंट तो था ही, उसके अलावा भी जो भी हो सकता था सब हम लोगों ने किया, जो एक माँ बाप कर सकते हैं। उसमें किसी सामर्थ्य की ज़रूरत नहीं कि आप किस पोस्ट पे हैं या क्या है आपके पास, एक है जुनून कि नहीं बच्चे को ठीक करना है, कुछ भी करना है। वो अब बुक पढ़ेंगे तो बह जाएंगे कि माँ बाप सब कुछ कर सकते हैं। उसमें हम लोगों ने किसी छोटे को भी नहीं देखा, बड़े को भी नहीं, बस एक मकसद था कि ठीक करना है। तो बस वैसे कहानी चलती गई और मैंने सब कुछ किया, पूजा पाठ किया, व्रत किया। हम लोग के बिहार में छठ जो सबसे बड़ा, वो भी मैंने किया बहुत कम उम्र में। लेकिन जब करती थी तो एक था कि चलो दिव्यांश के लिए कर रही हूँ, लेकिन मुझे करके अच्छा भी लगता था, मुझे अपने आप के लिए अच्छा फील होता था। लेकिन जो शांति मुझे दिव्यांश के पेन में डूब के मिलती है, उसके लिए आंसू बहा के मिलती है, आज मैं बोलती हूँ कि मुझे वो कभी वो शांति कभी फील नहीं, वो पवित्रता कभी फील नहीं। तो दिव्यांश का पेन मुझे मजबूत बनाता है। और आपने बोला माँ का कलेजा फोटो देखकर दहल जाता होगा, तो मेरे घर में कभी आए तो उसकी बहुत सारी तस्वीरें लगी, मैं उसके तरफ कभी नज़र उठा के नहीं देखती। मैं उधर देखूंगी तो मुझे लगा दिव्यांश नहीं, मैं उसको अपने अंदर ही ढूंढती हूँ और उसमें ही खोई रहती हूँ, और यही मुझे मजबूत करता है। क्या बात है, बहुत भावनात्मक बात कही आपने। आपने कितनी अच्छी बात कही कि दिव्यांश के फोटो पूरे रूम के अंदर लगे होते हैं, मैं उसको नहीं देखती, उसको अपने अंदर देखती हूँ। आपकी लेखनी को ताकत, राजा भाई ने पूछा, मैं उस सवाल पर फिर आ रहा हूँ, क्या दिव्यांश के दर्द ने आपकी लेखनी को ताकत दी? मेरे पास जैसा आप कह रहे थे पोद्दार साहब, कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं कि किसी एक अच्छे लेखक के असामयिक निधन के बाद उसके परिवार के किसी सदस्य में ये गुण निकल कर आया, जैसा आप कह रहे हैं। ऐसे मेरे पास उदाहरण भी हैं बहुत सारे, और मैंने इन चीज़ों को महसूस भी किया है, नज़दीक से देखा है। तो इसके पहले आप लिखती थी क्या, या अगर नहीं लिखती थी तो ये जो दिव्यांश का दर्द है, दिव्यांश का जो पेन है, उसने आपको कितनी मजबूती दी? मैं कभी नहीं लिखती थी, कभी मैंने ट्राई भी नहीं किया, क्योंकि हम लोगों को कभी अलग रहने का मौका नहीं मिला। हम लोग साथ में रहते थे, फ़ोन पे बातें अपने पेरेंट्स से हो जाती थी, उसके अलावा कभी मेरा ये फील्ड था ही नहीं। और कल जैसा बताया कि हम लोग तो राइटर ढूंढ रहे थे, मिल भी गई, लेकिन शायद दिव्यांश चाह रहा था अपने पेरेंट्स के लिए कि वो उसकी कहानी लोगों को बताए, और पेन के वजह से मजबूती नहीं मिली मुझे। मैंने दिव्यांश के लाइफ को जो देखा और जिया जो 22 साल, उस मजबूती से ही मुझे मजबूती मिलती है। पेन तो एक पार्ट है, वो छोटा भी चीज़ आपके लिए पेन हो सकता है, बहुत बड़ा भी पेन नहीं हो सकता है। और पेन तो शायद दिव्यांश के लिए मैंने जाना ही नहीं, उसके चेहरे से, उसके हाव भाव से कि पेन होता क्या है, वो डर क्या होता है मैंने कभी नहीं जाना। और उसको डरता नहीं देखकर हम लोग भी कभी नहीं डरते थे, उसको देख के बस एक होप दिखती थी, एक हिम्मत था कि नहीं हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ दीदी जी ने एक बार शुरुआत में इसके पहले कही थी कि आज भी इस बीमारी से पीड़ित या समस्याओं से पीड़ित लोगों के पास मैं जाती हूँ तो मुझे ये महसूस होता है कि दिव्यांश ने उस दर्द को कैसे जिया, उस दर्द के साथ कैसे जिया, और हमें महसूस नहीं होने दिया। आज उसकी अनुभूति आपको होती है कि दिव्यांश ने उस समय इन सब चीज़ों को आपको जिक्र नहीं किया, तो कुछ कसक मन में रहती है इस बात की। बस मैं उसको सॉरी बोलना चाहती हूँ कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, शायद मैं कुछ अलग तरीके से केयर करती। लेकिन एक माता पिता के लिए इतना पेनफुल होता है बच्चे को बिस्तर पे देखना, जब उसको स्कूल जाने का टाइम रहता है, कॉलेज जाने का टाइम रहता है, तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। तो हम लोगों को पता था, दिव्यांश ने लिखा था फर्स्ट एक्सेप्ट देन इग्नोर, तो हम लोगों को पता था क्या चल रहा है, लेकिन हम लोग सब लोग चारों, अनन्या, दिव्यांश, मैं, सब इग्नोर करते थे और नॉर्मल लाइफ जितना हो सकता था वो जीने का ट्राई करते थे। और तभी मुझे लगता है इतनी दूर चल के आ पाए, और उसमें चाहे इंडिया छोड़ के भी जाना पड़े, इजराइल, अमेरिका, सब किया क्योंकि बच्चे का सवाल था, और वो सब कुछ करने को तैयार था। उसकी एक बात याद आती है, हमेशा बोलता था, आई हैव अ डिजीज, आई एम नॉट अ डिजीज। क्या बात है, एक्सीलेंट। तो वो चीज़ वो मान के, और उसके लिए सब, उसको था कि मेरा शरीर है, मुझे इसको ठीक करना है, उसके लिए कहीं भी जाना पड़े, उसमें कुछ, वो एक जगह है, बस मुझे जाके वहाँ ठीक होना है। वो मैटर नहीं रखता है कहाँ जाना है, क्या करना है, बस वो आगे चल रहा था और हम लोग बस उसको एक हल्का सा सपोर्ट दे रहे थे। और आज भी वही हो रहा है, वही हम लोग को गाइड करता है। बस एक है
हम लोगों को ये लगता है कि अगर बेटा नहीं है आपके पास, बच्चे नहीं है, तो हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं होगी। अभी भी वो आगे चलना चाह रहा है तो हम उसको बस हल्का सा एक सपोर्ट दे रहे हैं और वो आगे बढ़ रहा है। राजा भाई कुछ पूछ रहे थे। सुशील जी, आपको लगता है, देखिए मैं मतलब प्रारब्ध को मानने और समझने वाला थ्योरी पे विश्वास रखता हूँ कि जैसे मैं आपके इस पूरे हकीकत पे, दास्तान पे ये कहता हूँ कि आपने दिव्यांश को जन्म नहीं दिया, दिव्यांश ने माता पिता को जन्म दिया है। गर्भ से पैदा होना ही जन्म देना नहीं होता है, गर्भ से पैदा होने के बाद माता पिता को एक नया जीवन देना भी जन्म होता है। तो एक प्रकार के नए जीवन को आप जी रहे हैं, उसके पहले का आपका जीवन की फिलॉसफी अलग रहा होगा। अब आप संसार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जी रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि इंस्पायरिंग बातें की जाए, हालातों से कैसे लड़ा जाए, परिस्थितियों से कैसे लड़ा जाए, विषम परिस्थितियों से कैसे जूझा जाए। मोर और लेस आपका ध्येय तो यही है, और क्या है। बिल्कुल। तो क्या सुशील पोद्दार इस बात को मानते हैं कि वो दिव्य आत्मा हमको जन्म देने के लिए आई थी और अपने मकसद में सार्थक रही? मैं ये नहीं मानता था। मुझे प्रारब्ध, पुनर्जन्म, पास्ट लाइफ रिग्रेशन बहुत मुझे बिलीफ नहीं था, शायद आज भी नहीं है। लेकिन ये किताब लिखने के बाद जिस तरीके से लोग हमसे जुड़ रहे हैं, आप जैसे लोग, बहुत सारे पाठक हमारे घर में आके घंटों समय बिताते हैं, मुझे अब ये लगने लगा है मैं थोड़ा अपने आप को चेंज कर रहा हूँ, अपने थॉट प्रोसेस। ह्यूमन इवोल्यूशन है, हमेशा हम अपने आप को चेंज करते हैं। और अब मैं ये सोचने लगा हूँ, दिव्यांश हैड कम टू आवर लाइफ्स टू ब्लेस। दिव्यांश हम लोग को ब्लेस करने आए थे, उसकी आत्मा मुझे, हम दोनों को पेरेंट्स रूम में ब्लेस किया। मैं शुरू से कहता हूँ, जब बच्चा पैदा होता है ना, सिर्फ बच्चा अकेले पैदा नहीं होता है, बच्चा एक माँ बाप को भी पैदा करता है। सही बात। एक पेरेंट्स पैदा उसी समय होता है जब बच्चा पैदा होता है। एज द चाइल्ड ग्रोज, हिज पेरेंट्स ऑल्सो ग्रो टुगेदर। दोनों की ग्रूमिंग एक साथ होती है। बच्चा लड़खड़ा करके गिरना शुरू करता है, पेरेंट्स भी शुरू में गलती करते हैं, धीरे धीरे वो क्रॉलिंग करता है, फिर चलना शुरू करता है। हम लोग ग्रो किए, लेकिन हमारे ग्रोथ में क्या हुआ और बच्चे ग्रोथ में क्या हुआ? नॉर्मली बच्चे ग्रोथ इज गाइडेड बाय पेरेंट्स ग्रोथ। यहाँ उल्टा हो गया। पेरेंट, जब वो बच्चे जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, वो पेरेंट्स को गाइड करना शुरू किया। एंड दिस इज व्हाट इज यूनिक एंड दैट वी हैव ब्रॉट इट इन दिस बुक प्लीज। मैं ऐड कुछ करना चाहती हूँ। जैसे आपने बोला कि उसने माँ बाप को जन्म दिया, तो आप जब बुक पढ़ेंगे उसके कुछ बाद के चैप्टर में ही दिव्यांश ने एक छोटी सी स्टोरी बीफ की है एक मदर के लिए, मुझे मदर्स डे पे उसने लिख के दी थी। उसमें यही उसने लिखा था कि जब मुझे इस धरती पर आना था और ब्रह्मा सोच रहे थे कि इसको धरती पर जाना है और इसको कुछ सालों के लिए तकलीफ होगी, तो ऐसी कौन सी माँ होगी जो इसका केयर अच्छे से कर पाए। तब पार्वती जी आई और उन्होंने बोला कि मैं धरती पर अपना अंश, एक लेडी है उसके पास भेजती हूँ, वो इस बच्चे का पालन पोषण अच्छे से कर पाएगी, तब मैं तुम्हारे पास आया और इसलिए मेरा नाम दिव्यांश आत्मा है। तो मुझे लगता है कि वो पहले से शायद जानता था और हम लोगों के पास आना भी शायद उसने ही चूज किया था एक माता पिता के रूप में। बिल्कुल। देखिए, सिक्स सेंस जो हम साइंस में विज्ञान का विषय यूज करते हैं, सिक्स सेंस स्पिरिचुअलिटी का सबसे बड़ा पार्ट होता है सिक्स सेंस, जिसको इंट्यूशन बोला जाते हैं। मैंने जैसे प्रारब्ध का जिक्र किया, थोड़ा बहुत अध्ययन करते हैं, इसलिए इन चीज़ों को मैं समझने की चेष्टा करता हूँ कि ये प्रारब्ध होते क्या है, प्रारब्ध साथ कैसे चलते हैं। ठीक है, तो जो आपने जिक्र किया कि पार्वती के रूप में उन्होंने देख लिया था आपको कि मुझे तो ये, उन्होंने कि भाई मैं डिजीज, मुझे डिजीज है, मैं खुद डिजीज थोड़ी हूँ। जैसे महात्मा गांधी कहते हैं कि आप अपराधी से घृणा कर रहे हो या अपराध से ये तय करो पहले। ठीक है, ये व्यक्ति है, इससे अपराध हो गया तो आप व्यक्ति से घृणा करो या उसके अपराध से घृणा करना, पहले ये तय कीजिए। वैसे ही दिव्यांश ने इस बात को सिक्स सेंस से, इंट्यूशन से समझ लिया होगा। दिव्य आत्माएं, दिव्य शक्तियां जो कम समय के लिए आती है ना, वो अपनी छाप छोड़ के जाती है। 110 साल जीने वाला व्यक्ति का रिकग्नाइजेशन नहीं मिलता है, 15 साल के व्यक्ति को जीवन में बहुत बड़ा रिकग्नाइजेशन मिल जाता है, क्योंकि उसको ईश्वर ने कोई ब्लेस करके भेजा है। आप तो ब्लेस है और मैं इसको ब्लेस देख रहा हूँ। आप ब्लेस है, आप फायरिंग वाले एंगल से देख रहे हैं, मैं उसको ब्लेस देख रहा हूँ, आशीर्वाद के रूप में देख रहा हूँ कि इस बच्चे ने माता पिता को आशीर्वाद दे दिया और माता पिता उस आशीर्वाद के साथ राष्ट्र निर्माण में चल पड़े हैं। ऐसा मेरा विचार है आपकी पुस्तक को देखकर। तो क्या मैं मानूं इस बात को कि ये जो ब्लेस हैं, जिस मकसद से आप लेकर आगे चल रहे हैं, ये आपका जो कैंसर केयर ट्रस्ट, कैंसर फाउंडेशन, इन तमाम जगह लाखों में लोग इससे प्रभावित होते हैं, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने की आप चेष्टा कर रहे हैं, माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, तो आपका मकसद बताइए।
मकसद मेरा बहुत सिंपल है। मकसद ये है कि आपको अपनी तकलीफ, चुनौती, हार्डशिप, सफरिंग्स को कैसे लेना है, मेरा सिंपल मकसद है। एंड देयर हम लोग इस बुक के थ्रू इलस्ट्रेशन दे रहे हैं कि एक कैरेक्टर है जिसको, वो स्टोरी नहीं है, ग्रंथ की आप बात कर रहे हैं, तो एक ग्रंथ है जहाँ पे एक कैरेक्टर के पास बिल्कुल वो चैलेंज आया, और वो चैलेंज ऐसा वैसा चैलेंज नहीं था, बहुत बड़ा चैलेंज था। बीमारी थी, कैंसर बीमारी थी, और बीमारी ऐसी थी कि वो बार बार लौट के आ रही थी, और जितनी बार वो लौट के आ रही थी वो कैरेक्टर उतना ही मजबूत दिख रहा था। तो मैं सिर्फ बीमारी को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूँ इस बुक से कि आप सबके लाइफ में जब भी चुनौती आती है, आप इसको कृपया देखें। ये आपको अपॉर्चुनिटी देती है कुछ नए चीज़ को तलाश करने, अपने में नए तलाश, ताकि इस चुनौती को डील करते हुए हो सकता है आप में नई प्रतिभा आ जाए। ये किताब लिखी गई है, हम दोनों राइटर्स नहीं है। इन्होंने कहा, हमने भी कल कहा, हम लोग राइटर्स तो थे ही नहीं, फिर राइटर बन कैसे गए? मैं तो जर्नी कल भी बता रहा था, राइटर बने कैसे हैं? इसलिए बने कि कहीं से दिव्यांश से वो मुझे प्रेरणा मिली थी कि नहीं, आज चुनो, चाहे मेरे पास हमारा बेटा नहीं है, हमने दाह संस्कार कर दिया, लास्ट राइट्स कंप्लीट कर दिए, क्या मेरा जॉब खत्म हो गया? अचानक अंदर से आई कि नहीं, अभी भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब ये बेटे के जाने के बाद जो वेदना है, उस वेदना में क्या हम लैमेंट करें, दुखी रहें, या कुछ बेटर तरीके से डील कर सकते हैं? तो हम लोगों ने किताब लिखनी शुरू कर दी। शायद समाज के लोग इसीलिए पसंद कर रहे हैं। मैं एक बात और यहाँ पे बता देना चाहता हूँ आपके दर्शकों को कि हमारे समाज में देखिए स्टीरियोटाइपिंग हो चुकी है। अगर आप माँ बाप हैं, आपका बेटा गुजर गया है, तो आपको किस तरीके से रहना चाहिए समाज ने ये डिसाइड कर लिया कि आपको दुखी दिखना चाहिए, आपको भौतिक कुछ से थोड़ी दूरी रखनी चाहिए। जब हम लोगों ने किताब लिखनी शुरू की थी तो कुछ लोगों से मुझे ये एहसास हुआ है कि क्या कर रहे हैं, वाई दे आर नॉट बिहेविंग लाइक नॉर्मल बिरीव्ड पेरेंट्स। मुझे ऐसा एहसास हुआ था कि नॉर्मल पेरेंट्स में क्यों नहीं दिख रहे हैं। वो इसलिए नहीं देख रहे थे कि मेरा बेटा नॉर्मल नहीं था। मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ कि उस बेटे ने एक माँ बाप एक नई बीज का रोपण किया था, इसलिए उसको माँ बाप भी शायद नॉर्मल नहीं था। और यही मैसेज मैं हर सबको इस किताब के माध्यम देना चाह रहा हूँ। देखिए, समाज में आमतौर पर धर्मशालाओं में और वाटर कुदरों पर लिखा जाता है पुण्य स्मृति में। किसी की भी पुण्य स्मृति होती तो माता पिता यंग बच्चा कोई भी हो तो पुण्य स्मृति में जलो, पुण्य स्मृति पंखा, पुण्य स्मृति में दीवारें बना दी जाती है, धर्मशालाएं बना दी जाती है। समाज में जो बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है वो पोद्दार दंपति के माध्यम से देखा जा सकता है कि यदि हमने जवान बच्चे को खोया है तो करोड़ों दिव्यांश और पैदा होना चाहिए स्पिरिट के रूप में, कि जो लोग सफ़र कर रहे हैं उसमें स्पिरिट हो, इंस्पायरिंग हो, कि लड़ने का जज्बा कैसा पैदा हो। समाज का ये बदलाव इम्पोर्टेंट है कि माता पिता का ये साहस, माता पिता का ये जो अद्भुत कलेजा है उसके माध्यम से ही किया जा सकता है। फिर भी मेरा ये मानना है कि ये जो ब्लेस है वो ब्लेसिंग्स है। फायरिंग स्टोरी है अपनी जगह, लेकिन ब्लेसिंग्स है, ब्लेसिंग्स के माध्यम से ही राष्ट्र निर्माण को एक संदेश दिया जाएगा। मुझे लगता है राजा भाई, काफ़ी सारी बातें, काफ़ी अच्छी बातें दिलीप पोद्दार जी, सुशील पोद्दार जी ने कही है और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश की है। आम माता पिताओं से हटकर अपने बच्चे के लिए क्या किया जाना चाहिए था, बच्चे की क्वालिटी क्या थी, बच्चा कितना गुणी था, बच्चा क्या सीखा गया, बच्चा उन्हें किस मुकाम तक पहुंचा गया, ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। मेरा ऐसा मानना है कि इस किताब को आप ज़रूर पढ़िए। ये किताब अगर इंदौर में आप ढूंढेंगे तो रीडर्स पैराडाइज पे अवेलेबल है और ऑनलाइन भी पोद्दार साहब अवेलेबल है। सारे ऑनलाइन, अमेजोन पे है, फ्लिपकार्ट पे है, स्नैपडील पे, सभी जगह है। सभी जगहों पर एक किताब हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में अवेलेबल है। आप इस किताब को पढ़िए और कोशिश कीजिए कि दिव्यांश ने जो किया, दिव्यांश जो एक नई दिव्य आभा जगा गया है, उस आभा को अलौकिक रखें, उसे और कहीं आगे ले जाने की कोशिश करें। बहरहाल एक चीज़ मेरे सुनील दिमाग में आती है, जैसे बार बार दंपति जिक्र करते हैं कि हम राइटर नहीं थे और राइटर बन गए। देखिए, जब आप बीती लिखते हैं ना तो दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ राइटर पैदा होता है। सही बात है, सही बात है। जब आप बीती लिखी जाती है, जब कल्पनाओं की बात की जाती है कि हीरो का सीन ये रहेगा, हीरोइन का सीन ये रहेगा, उसमें राइटर की आवश्यकता होती है। ऑथर और राइटर काल्पनिक कैरेक्टर हो सकते हैं। जब आप बीती आप लिखने बैठते हो ना, वो ग्रंथ होता है, स्टोरी नहीं होती है, कहानियां नहीं होती है, ध्यान रखिए आप। या आप बीती का ग्रंथ है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप
ऑथर थे या राइटर थे ये विषय है ही नहीं। आपने आप बीती लिखी है। आप बीती लिखने के लिए कोई आभा मंडल नहीं चाहिए होता है। आप बीती लिखने के लिए भावनाएं चाहिए होती जो आपने शाही में आंसू के रूप में उकेर दी। बहुत बहुत साधुवाद आप दोनों को। आप हमारे स्टूडियो पधारे, इंदौर पधारे, माँ अहिल्या देवी की नगरी पधारे। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। आपके साहस को, पराक्रम को प्रणाम। थैंक यू सो मच। नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी, राजा शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।